Hello to all of you. Today we are going to start our maths new chapter, that is real numbers of class 10th. So let's start. बच्चे, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? रियल नंबर्स के बारे में. अब रियल नंबर्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में. ठीक है, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होने चाहिए. सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं तो हमें पता होना चाहिए. रियल नंबर्स क्या है? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. क्या है? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. अब आपसे कोई ये पूछ लेगा भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर सम इंटीजर्स. तो मतलब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो p बाई q की फॉर्म में होंगे, जहाँ p और q इंटीजर्स होंगे और q 0 नहीं हो सकता. अब इसका कन्वर्ट्स कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स में कि ये p बाई q की फॉर्म में ही नहीं होगा, ये p बाई q की फॉर्म में नहीं होगा. बट हाँ, इसमें p और q कुछ इंटीजर्स जरूर हो सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो सिंपल भाषा में ये p अपॉन q की फॉर्म में होगा और ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होगा. दूसरा कॉन्सेप्ट याद रख लें, हर एक इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बट ए रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इंटीजर. मतलब हर एक इंटीजर रैशनल जरूर होगा, लेकिन जो रैशनल है उसे एक इंटीजर होना ये ज़रूरी नहीं है. अगली चीज़, अब मैं कुछ रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स दे देता हूँ बेटे और टाइप्स बता देता हूँ. जो रैशनल नंबर्स होते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट, रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं. एक होते हैं ये टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं. और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसकी एक कंडीशन है कि ये रिपीट करते हैं. तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब इस कंडीशन में एक तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा, पहला रूल. दूसरा, इसके जो डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं वो रिपीट करते हैं. एग्जांपल के लिए मैंने किसी दो नंबरों को डिवाइड किया और मेरा आंसर आया 0.20202020 और ये बढ़ते गया, इसलिए मैं डैश डैश कर दिए. तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 0.20 के ऊपर बार. ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि एक रिमाइंडर 0 नहीं आया और दूसरा जो इसके डेसिमल के बाद डिजिट्स थे वो क्या हो रहे थे? रिपीट हो रहे थे. तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. और इरेशनल की बात करें तो इसका एक ही रूल होता है इरेशनल नंबर्स का कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और ये नॉन रिपीटिंग होते हैं. रीअक्कर भी बोल सकते हो, नॉन रिपीटिंग होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे था, हमने पहले क्लियर कर दिया कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, पहला रूल इसका. और दूसरा रूल कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो रिपीट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 0.20, 200, 200, अब ये तो नहीं है कि 20 के बाद वापस 20 आया हो, वापस 20 आया हो, ऐसा नहीं हुआ. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स थे वो रिपीट नहीं किए, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो ये किसके अंदर फॉल करते हैं? इरेशनल नंबर के अंदर फॉल करते हैं. इरेशनल की एग्जांपल्स देनी हो तो हम लोग ले सकते हैं √2, √3, √5, इवन पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर होता है. तो और बहुत सारी होती हैं. और रैशनल नंबर्स की देनी हो तो जैसे 0.2, राइट. उसके बाद हम लोग जैसे √9, पता है 3 होता है, क्योंकि इसको हम नीचे 1 लगा सकते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा. इसको 2/10 कर सकते हैं, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा. तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं और ऐसे नंबरों को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं. तो आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया हो. अब इसी के साथ कुछ चीज़ें और दिमाग में घुसा लीजिएगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं
विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एग्जांपल के लिए हम 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं और बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटे प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में ना आते हों, और उसके फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता हो। एग्जाम्पल देनी हो तो आप 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं, और इनके पास सिर्फ जो फैक्टर्स होते हैं एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो बच्चे कि क्या होते हैं आप लोगों के कंपोजिट नंबर्स और आप लोगों के प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम अगली चीज़ पढ़ते हैं। जो मेन चीज़ है इसमें वो है आप लोगों के पास क्या कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो बच्चे इसमें मेन चीज़ याद रख लेना ये क्या होता है कि एक्चुअली यूक्लिड जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। तो उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड निकाला जिससे वो दो नंबरों के बीच का एचसीएफ निकाल सकता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकता था। इसलिए इस मेथड को बाद में हम लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिदम के नाम से जाना। इसमें क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है हम लोगों को। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक डिविडेंड है, एक डिवाइज़र है, एक क्वोशिएंट है, और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं एक रिमाइंडर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस कंडीशन में बच्चे क्या हुआ, तो हमारे पास क्या दो नंबर होने चाहिए। मान लेते हैं मेरे पास एक 8 है और एक मान लेते हैं मेरे पास 20 है। तो आपने समझना ध्यान से कि इसका मतलब क्या है। डिविडेंड में बड़ा नंबर लेना है हमेशा, रूल नंबर 1, डिविडेंड में हमेशा बड़ा नंबर लेना है। डिवाइज़र में जो नंबर बचता है वो लिखना होता है। फिर आपको डिवाइड करना आता ही है। 8 2 होते हैं 16, बचते हैं 4। यह स्टेप नंबर 1 कि स्टेप नंबर 1 में डिविडेंड बीच में, डिवाइज़र बाहर, और पहले स्टेप में क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आप लोगों का डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है, डिवाइज़र डिविडेंड बन जाता है, और रिमाइंडर जो है वो आपका डिवाइज़र बन जाता है। ठीक, तो 4 2 8। तो याद रख लेना है फाइनली जो आप लोगों का डिवाइज़र बचता है जब रिमाइंडर 0 आ जाए, और जो डिवाइज़र बचेगा वही आपका एचसीएफ होगा, वही आप लोगों का क्या होगा एचसीएफ होगा। तो मैं इसको थोड़ा ध्यान से समझाया तो फिर से एक बारी। सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है इन दो में से एक बड़ा कौन सा है। दूसरा, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड लेना है और छोटे नंबर को डिवाइज़र लेना है। 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या किया, इन दोनों में से बड़ा नंबर को आइडेंटिफाई करना है। दूसरे स्टेप में क्या किया, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड लिया और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र लिया। तीसरी कंडीशन में हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं। क्या क्या फाइंड आउट करना कि क्वोशिएंट क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। नंबर 4 स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइज़र है वही आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, अदरवाइज़ आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। अगर अगला आपका जो रिमाइंडर आएगा नेक्स्ट स्टेप में उसको आपने न्यू डिवाइज़र रखना है, और जो डिवाइज़र होगा उसको आपने न्यू डिविडेंड समझना है। और ये रिपीट करते रहो, 3 4 5 स्टेप्स तक जा सकता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और फाइनली जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो याद रखना जो लास्ट डिवाइज़र बचेगा वही आप लोगों का रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया हो कि क्या होता है आप लोगों का यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। मैंने आपको बता दिया पीछे कि यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है। अब वही चीज़ आपने अडॉप्ट करनी है यहाँ पे।
ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले स्टेप में इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पे आया, छोटा नंबर यहाँ पे आया। 135 वन ज़ा 135 होता है, राइट। 5 में से 5 गए 0, इसने इसको कैरी दिया। 12 में से 3 गए 9, 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह पहला स्टेप आया। सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था कि जो आप लोगों का रिमाइंडर बचेगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो क्या बन जाएगा, आपका डिवाइज़र, और जो आपका डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड, राइट। तो 90 वन ज़ा 90, बचे कितने 45, 2 स्टेप्स यूज़ कर लिए। अब थर्ड स्टेप की बारी। मैंने क्या कहा था, जो आप लोगों का रिमाइंडर है वो बनेगा डिवाइज़र, क्या बनेगा डिवाइज़र, और जो आपका डिवाइज़र है वो बनेगा न्यू डिविडेंड, ठीक। तो 45 टू ज़ा कितना होता है 90 होता है। अब इसको किस तरीके से लिखना है आप लोगों ने, देखिए यूज़ किया आपने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब लिखना कैसे वो ध्यान से देखिए। पहले बड़ा नंबर लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर इस कंडीशन में 0 नहीं आया तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इधर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप पे वापस चलते हैं। अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपका डिवाइज़र होगा वही आपका रिक्वायर्ड HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ इक्वल टू कितना आया 45 आया। तो आई होप आप लोगों को बच्चों को समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है 196 एंड 38220। तो वही बेटे आपको बड़ा नंबर यहाँ लेना है 38220 और यहाँ 196। तो देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस कंडीशन में तो वैसे भी बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि 196 जो है अगर मैं उसको 195 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सीधा सीधा ही 38220 आ जाता है। तो रिमाइंडर तो पहले ही स्टेप में क्या आया, मेरे पास 0 नज़र आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 38220 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें तो सामने सामने रिमाइंडर 0 आ गया हुआ है। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड डिवाइज़र होगा जो, वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ आर 196। कितना आया 196। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखो बेटे क्या लिखा हुआ है 867, क्या लिखा है 867 है और 255 है। बड़ा नंबर क्या है 867, छोटा नंबर है 255। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 800 या 800 तक मान लेते हैं और इसको हम 250 मान लेते हैं। हमें पता है 250 इंटू 3 अगर करेंगे तो 750 होगा, और इंटू 4 करेंगे 1000 हो जाएगा। तो इसको 3 से करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। तो क्या आया 7 माइनस 5 2, 6 में से 6 0, 8 माइनस 7 1। ये पहला स्टेप आया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बोला था जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बनेगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बनेगा। तो 102 इंटू 2 हो जाएगा 204। तो कितना बच रहा है यहाँ पे 51 बच रहा है। नेक्स्ट स्टेप एक और आएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब जो आपका डिवाइज़र है वो बन गया डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइज़र, और 51 इंटू 2 होता है 102। इस स्टेप में क्या आया आप लोगों का रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा रिक्वायर्ड HCF क्या है, दैट इज़ 51। लिखेंगे कैसे इसको, पता है बड़ा नंबर है 867। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बस रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इधर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। लास्ट स्टेप की बात करते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और हाँ यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया है।
तो जो हमारा लास्ट स्टेप का डिवाइज़र होगा वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। कितना आया? 51 आया। तो आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में ज़रूर आया हो। आया है या नहीं आया है? आना तो चाहिए ना आप लोगों को। गुड। अब बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस एक्सरसाइज का। लिखा गया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। उसने बोला कि आप ये शो करके दिखाओ कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो इस फॉर्म में होने चाहिए, और मान लेना कि q कुछ इंटीजर्स होंगे। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आपने मान लेना है कि लेट कर लेते हैं a जो है a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, a जो है पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम यूज़ कर लेते हैं कौन सा? डिवीज़न एल्गोरिदम इस्तेमाल कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो जब मैं डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल करूँगा तो मैं क्या कर लूँगा, मैं बोलूँगा आप लोगों को कि भाई जो a है, a जो है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 6 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि ये जो हैं ये सब रिमाइंडर्स दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं? रिमाइंडर्स। और हमें पता है यहाँ 6 दिया हुआ है, तो जो हमारा r है, रिमाइंडर है, वो क्या होना चाहिए? 5 से छोटा ही होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान रख लेनी है। तो अब यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों ने क्या बोलना है साथ ही साथ कि देखिए जो रिमाइंडर है वो एक या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन याद रखना है वो 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन दिमाग में घुसा लीजिएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से जो हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 या 5, क्योंकि 6 से छोटा। ठीक है, तो दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि हम a को कैसे लिख सकते हैं? a कैन बी रिटन एज। अब बेटे इसी कंडीशन में आप लोगों ने रिमाइंडर आपके सारे हैं, बस पुट करते जाना है। तो क्या आया? 6 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर में 0, या 6q प्लस रिमाइंडर में 1, और 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 या 6q + 5। ठीक है, लेकिन कंडीशन थी कि क्वेश्चन में कहा था कि सारे ऑड इंटीजर आने चाहिए। ये इवन है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये इवन है, रिजेक्ट कर देंगे, ये इवन है, इसे रिजेक्ट कर देंगे, बाकी सारे रख लेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं कि वी रिजेक्ट, क्या लिखेंगे? वी रिजेक्ट, जस्ट अ मिनट, जहाँ पेन रख लेता हूँ, उड़ रहा है पेज एक्चुअली। तो वी रिजेक्ट 6q + 0, रिमोट रखते हैं, 6q + 0 और 6q + 2 और 6q + 4। मतलब जो आप लोगों के इवन नंबर थे मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब किया क्यों? तो मैं रीज़न दे देता हूँ, बिकॉज दे आर इवन इंटीजर्स, क्योंकि ये इवन इंटीजर्स थे। तो हो गया काम कंप्लीट। तो हम लिख सकते हैं हैंस कि जो पॉसिबल फॉर्म आ रही है हमारी a की, वो आ रही है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को भी बच्चे आप लोगों ने अच्छे से करना है, समझना है, और आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि एन आर्मी कंटाइनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मान लेते हैं कि 32 मेंबर्स फर्स्ट लाइन पे खड़े हैं। अब इन्हीं के पीछे बाकी सारे टोटल मेंबर्स खड़े करने हैं, मतलब 616 मेंबर्स को 32 की लाइंस में खड़ा करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स,
और उसने बोला कि जो दो ग्रुप्स बनेंगे वो सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स के हिसाब से बराबर होने चाहिए। ओवरऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकालने हैं। यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, जो आपको दो नंबर दिए हैं 616 और दूसरा दिया आप लोगों को 32, आप लोगों ने इन दोनों का HCF निकाल देना और क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हाँ हम लोग लिखते हैं कि देखो टू फाइंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए वी हैव टू फाइंड HCF किन दो का, जो हमें दो नंबर दिए हैं, एक 616 और एक 32। ठीक है, अब HCF निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था पीछे भी, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो यहाँ पे भी, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो 616 के फैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं और 32 के यहाँ निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 15 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। अब 77 है तो 7 इंटू 11 77 और 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो हमारे पास 616 के जो फैक्टर सारे हैं वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, मतलब 2 3 बार आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है, एक बार 11 आ रहा है। वैसे ही 32 जब निकाला तो वो 1 2 3 4 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो जो पावर आ रही है 2 की वो 5 आ रही है। और हम अगर HCF निकालते हैं 616 और 32 का, तो वो कितना आ रहा है बच्चे, हमें मालूम है HCF के केस में क्या किया जाता है। HCF के केस में हमें देखना होता है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इधर 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, एटलीस्ट 2 तो कॉमन है। बट HCF के केस में याद रख लेना है जो लोएस्ट पावर के डिजिट्स होंगे वो लेने हैं। तो लोएस्ट पावर है 3 की, 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 हमारा HCF होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आप लोगों के कॉलम्स हैं वो आए 8। कितने आए बच्चे,